Assalamualaikum dear student, this is me Muhammad Walidanam. Student, the topic of today's discussion is real and apparent weight. स्टूडेंट, रियल वेट और अपेरेंट वेट में क्या फ़र्क है? अगर हम लफ्ज़ को मतलब को जानने की कोशिश करें, रियल का मतलब होता है हकीकी, किसी भी चीज़ का जो असल वेट है वो उसका रियल वेट कहलाता है। और अपेरेंट वेट जो दर हकीकत हमें बज़ाहिर किसी सिचुएशन में नज़र आता है वो उसका क्या कहलाता है? अपेरेंट वेट कहलाता है। स्टूडेंट, रियल वेट को और अपेरेंट वेट को अगर हम अलग-अलग से डिफाइन करें तो रियल वेट को हम लिखते हैं, रियल वेट is equals to gravitational pull of planet on that object. रियल वेट किसके इक्वल होता है? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द प्लैनेट ऑन द ऑब्जेक्ट। यहां पर आपकी बुक में उसने वर्ड लिखा है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट। देखिए, अगर हम अर्थ की सरफेस पर मौजूद हैं और अर्थ की सरफेस पर मौजूद किसी ऑब्जेक्ट का जो रियल वेट होगा वो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल उस ऑब्जेक्ट पर जो होगी वो उसका रियल वेट होगी। इसी तरह से अगर हम ये कहें कि वो ऑब्जेक्ट मून पर है तो मून की ग्रेविटेशनल पुल उस ऑब्जेक्ट पर जो होगी वो डिफाइन करेगी कि उसका रियल वेट क्या है। तो हम इसके पॉइंट लिख लेते हैं, 2 पॉइंट बना लेते हैं। हम ये कहते हैं when object is at earth, और दूसरा पॉइंट हम कह लेते हैं when object is at moon। जब आपका ऑब्जेक्ट अर्थ पर होगा तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट डिफाइन करेगी कि उसका रियल वेट क्या है। और जब आपका ऑब्जेक्ट मून पर होगा तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून डिफाइन करेगी उस ऑब्जेक्ट पर उसका रियल वेट क्या है। रियल वेट को हम आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी हम ये कह सकते हैं जो हमारे पास F दैट इज इक्वल्स टू mg, इसको हम उसका रियल वेट कहते हैं। ये W के बराबर होता है कि उस ऑब्जेक्ट जिसका मास m है उस पर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू या ग्रेविटेशनल पुल जो है mg वो डिफाइन करती है कि उसका रियल वेट क्या है। लाइकवाइज स्टूडेंट, इस रियल वेट को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? हम यहां पर लिखते हैं स्प्रिंग बैलेंस इज यूज्ड टू मेजर रियल वेट। रियल वेट को मेजर करने के लिए हम स्प्रिंग बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं। स्प्रिंग बैलेंस के साथ साथ स्टूडेंट हम जो वेट मशीन होती है जिसे वेट बैलेंस का भी नाम देते हैं, जो कि हम यूजुअली देखते हैं कि हमारे घरों में भी मौजूद होते हैं, जिसके जरिए से हम इंसान बेसिकली अपना जो है वो मैस बेसिकली हम तो कह रहे हैं कि हम अपना वजन चेक कर रहे हैं, तो वजन जो है वो उस आप पर लगने वाली ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द प्लैनेट अर्थ है। तो हम कहते हैं इसको स्प्रिंग बैलेंस का भी नाम दे सकते हैं, इसे वेट मशीन का भी नाम दे सकते हैं। चूंकि हमारी बुक पे स्प्रिंग बैलेंस लिखा है तो हमने स्प्रिंग बैलेंस को यहां पर मेंशन भी कर दिया। स्प्रिंग बैलेंस दरअसल स्टूडेंट होता क्या है? आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हमारे पास एक फिक्स सपोर्ट के साथ कोई भी एक स्प्रिंग ऐसे अटैच हो और इस स्प्रिंग के साथ हम कहते हैं एक हुक लगी हुई है, और आम हालात में हम ये कहते हैं कि हमारे पास उसका जो पॉइंटर है वो जिस पोजीशन पर होगा, हम यहां पर एक स्केल बना लेते हैं। उस स्केल पर उस पॉइंटर की वैल्यू क्या कंसीडर की जा रही होती है? 0।
कब? जब उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट हैंग हुआ नहीं होता। जैसे ही हम उसके ऊपर किसी भी चीज को अटैच करते हैं जिसका मास m होता है, अब यहां पर देखिएगा, मैं यहां पर जो स्केल बनाने लगा हूं ताकि आप लोगों को समझ आ सके, ये हम कह सकते हैं कि 0 है। इसी तरह से ये वैल्यूज हैं डिफरेंट। हम इन वैल्यूज के जरिए से जैसे ही इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट लटकाएंगे, अटैच करेंगे, तो वो नीचे की तरफ स्प्रिंग को अलोंगेट करेगा ना। वो चीज जो इसे नीचे की तरफ अलोंगेट कर रही है वो क्या है? वो इसका रियल वेट है। वो डिफाइन कर रही है कि स्प्रिंग बैलेंस जो है वो कितना अलोंगेट हुआ और उसका जो पॉइंटर है वो किस पोजीशन पर गया। वहां से हम देख लेते हैं कि उसका असल पे जो वेट है, जिसको हम उसका रियल वेट कह रहे हैं, वो कितना है। और ये इस तरह से कुछ अरेंजमेंट है। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि असल पे हमारे पास जो रियल वेट होता है वो स्प्रिंग बैलेंस के जरिए से किस तरह से मेजर किया जाता है, क्योंकि मैंने कहा स्प्रिंग बैलेंस को हम इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाते हैं हम स्टूडेंट अपेरेंट वेट की तरफ। अपेरेंट वेट क्या है? कहता है ये वो वेट है जो बाहर हमें नजर आता है। और ये हमें कौन बताता है? कहता है जी रीडिंग ऑफ मशीन या रीडिंग ऑन स्केल व्हेन, कब? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग, ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड या डाउनवर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको इसकी बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी कि स्केल की जो रीडिंग है वो डिफाइन करती है कि उसका हकीकी वेट नहीं बल्कि अपेरेंट वेट जो बाहर नजर आएगा कब? जब वो लिफ्ट एक्सेलरेट करेगी अपवर्ड या डाउनवर्ड। अब स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम ये कहते हैं कि हमारे पास जैसे ही हम इस स्प्रिंग बैलेंस के साथ कोई भी एक मास अटैच करते हैं, देखिएगा मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको ये पॉइंट बता रहा हूं, इस सिचुएशन को हमने यहां पर डिस्कस भी करना है अभी। तो हम कहते हैं कि जब हम इसके साथ किसी भी एक स्ट्रिंग के जरिए से एक मास m को अटैच करते हैं तो ये स्प्रिंग नीचे की तरफ अलोंगेट करेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो वेट है विच इज इक्वल टू mg वो डिफाइन करेगा कि इसका रियल वेट क्या है, और उसके बारे में हमें पता कहां से लग जाएगा? इस स्केल की रीडिंग से। अपेरेंट वेट क्या है? वो भी तो स्केल ही की रीडिंग है, लेकिन कब? जब ऑब्जेक्ट आपका एक्सेलरेट करेगा अपवर्ड या डाउनवर्ड। जब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं करेगा तो हमारे पास जो वेट होगा वो उस वक्त क्या कहलाएगा? रियल वेट कहलाएगा। इस सिचुएशन को स्टूडेंट हम किस तरह से समझ सकते हैं, इसके लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं, एक बड़ी आसान सी। उस एग्जांपल को भी बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट रिकॉल करवाना चाहता हूं। हमने ये बात पढ़ी हुई थी कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर पड़ा है और उस ऑब्जेक्ट को आपने रेस्ट स्टेट से मोशन की स्टेट में लेकर जाना है तो जाहिर सी बात है आपको क्या करना पड़ेगा? उस पर एक फोर्स लगानी पड़ेगी। और जब आप उस पर फोर्स लगाएंगे तो आपको फोर्स लगाना जो पड़ रही है वो आपको लग रहा है कि बहुत मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल काम है? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट का जो मास है जो डिफाइन करता है कि उसका इनर्शिया क्या है, वो बेसिकली अपोज करता है उस रीजन को जो उसकी स्टेट को चेंज करने की कोशिश करती है। स्टेट है उसकी रेस्ट, उसकी रेस्ट स्टेट को अपोज करने के लिए ऑब्जेक्ट जो ऑपोजिट फोर्स लगाता है जिसको हम कहते हैं कि वो उसका इनर्शिया है। हमने इस बारे में बड़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो स्टूडेंट जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं ना जी, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बड़ी आसानी से उस फोर्स के साथ लगाने से मूव करने लग पड़ेगा, बल्कि वो अपोज करता है। उस ऑपोजिशन का कतई ये मतलब नहीं होता कि वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा अगर आपकी अप्लाइड फोर्स जो है वो इक्वल एंड ऑपोजिट या उससे ग्रेटर हो जाए। किसके? उसके इनर्शिया की वजह से लगने वाली फोर्स के। स्टूडेंट इसके लिए उसने वो बड़ी एक आसान सी लाइन लिखता है कि एक्सेलरेटिंग फ्रेम में जो अपेरेंट वेट होता है वो इक्वल एंड ऑपोजिट होता है
एक्सेलरेटिंग फ्रेम में हमारे पास जो अपेरेंट वेट होता है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम में जो अपेरेंट वेट होता है इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द फोर्स required to stop it from falling। इस बात की समझ आपको एग्जाम्पल के जरिए से आएगी। स्टूडेंट आप इमेजिन करें कि आप एक लिफ्ट में मौजूद हैं और उस लिफ्ट में हमने उस सीलिंग ऑफ द लिफ्ट के साथ एक स्प्रिंग बैलेंस को अटैच किया है और इस स्प्रिंग बैलेंस को जिस तरह से मैंने यहां पर बनाया, यही सिचुएशन है। इस स्प्रिंग बैलेंस मैंने अलग इसलिए बनाया ताकि आपको समझ आ सके। इस स्प्रिंग बैलेंस के अंदर एक स्केल लगा हुआ है, एक स्प्रिंग है, और जब इसके साथ हम कोई मास अटैच करेंगे तो वो स्प्रिंग जो है वो नीचे की तरफ अलोंगेट करेगा और उसकी अलोंगेशन के जरिए से हमें ये बात पता चल जाती है कि कोई चीज उस पर हमने अटैच की हुई है। अब यहां पर देखें स्टूडेंट, हमने 3 डिफरेंट केसेस डिस्कस करने हैं। केस नंबर 1, when the object is at rest or moving with यूनिफॉर्म वेलोसिटी या स्पीड। जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पर होगा तो भी उसका एक्सेलरेशन 0 होगा और जो वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा होगा तो भी उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। दोनों सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि उसमें कोई एक्सेलरेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, या हम ये कह सकते हैं कि वो एक्सेलरेटिंग फ्रेम नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि उसका एक्सेलरेशन 0 है। तो एक्सेलरेटिंग फ्रेम के अंदर अपेरेंट वेट जो होता है वो इक्वल एंड ऑपोजिट होता है उस फोर्स के जो उसको गिरने से रोक रही होती है। देखिए स्टूडेंट, कोई चीज हमने जैसे इस मास को यहां पर अटैच किया है इस स्ट्रिंग के साथ, एक स्प्रिंग बैलेंस के साथ, जो इसका वेट होगा वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है जो कि mg है। कौन सी चीज है जो इसे नीचे गिरने से रोकती है? जाहिर सी बात है, इस रस्सी के अंदर एक टेंशन होगी, एक तनाव होगा जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। वो क्या करेगा? वो इसको नीचे से गिरने से रोक रहा होगा, उसको स्टॉप करने की कोशिश कर रहा होगा। क्यों करने की कोशिश कर रहा होगा? क्योंकि इसका एक इनर्शिया था और उसकी वजह से उसकी एक स्टेट थी। जब इसकी स्टेट चेंज होने की कोशिश होगी तो वो अपोज करने की कोशिश करता है। स्टूडेंट, इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास जो वेट है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और जो कि टेंशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने यहां से देखना है कि जब ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पर होता है, या हम ये कह सकते हैं जब आप इस लिफ्ट के अंदर मौजूद हैं, जब ये लिफ्ट रेस्ट पर होगी, या ये लिफ्ट जो है ये हम कह सकते हैं अगर मूव भी कर रही है तो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही होगी, तो हमारे पास जो सिचुएशन होगी वो ये होगी कि उसमें एक्सेलरेशन 0 होगा। इसके लिए हम ऑब्जेक्ट के साथ आसानी से बात को समझने के लिए यहाँ पे लिफ्ट भी लिख लेते हैं ताकि हमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो। अब स्टूडेंट देखें, हम लोगों ने ये बात पढ़ी हुई है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाली फोर्सेस को अगर हम ऐड कर लें तो हमें पता चल जाता है कि उस पर टोटल कितनी फोर्स लग रही है, जिसे हम नेट फोर्स का नाम दे सकते हैं। स्टूडेंट देखिएगा, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट M पर लगने वाली नेट फोर्स मालूम करना चाहूं तो मुझे इन सब फोर्सेस को ऐड करना होगा ना, नेट मालूम करने के लिए या टोटल मालूम करने के लिए। तो कितनी फोर्सेस इस पर लग रही हैं? एक तो इसका वेट है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, वेट मैंने लिख लिया W।
एक इस पर लगने वाली टेंशन जो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो मैंने लिखी है टेंशन। अब मैंने क्या कहा था, नेट करने के लिए हमें इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, तो मैंने ऐड भी कर लिया। अब स्टूडेंट यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग ये बात पढ़ चुके हैं, पहले भी हमने ये बात डिस्कस की हुई है कि हमारे पास अगर टेंशन अपवर्ड है और वेट डाउनवर्ड है तो ये तो ऑपोजिट डायरेक्शंस होगी। और अगर ये दो ऑपोजिट डायरेक्शंस हैं तो हमने अगर अपवर्ड डायरेक्शन को फॉर इंस्टेंस पॉजिटिव कंसीडर किया हुआ है तो नेगेटिव डायरेक्शन को फिर हम क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव। अपवर्ड को अगर पॉजिटिव, तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं ताकि हमारे पास कोई कंफ्यूजन ना हो कि अपवर्ड डायरेक्शन को मैंने क्या कंसीडर कर लिया, पॉजिटिव। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को ऑटोमेटिकली आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन को आपको नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। अगर टेंशन अपवर्ड है तो मैंने इसके लिए प्लस टी लिख दिया, वेट डाउनवर्ड है मैंने माइनस लिख दिया उसके साथ, ताकि हमें बात की समझ आ सके। अब स्टूडेंट हमारे पास जो नेट फोर्स होती है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक हमने ये कहा था किसी भी ऑब्जेक्ट जिसका मास m होता है, अगर उस पर कोई फोर्स लगती है तो उसमें तो एक्सेलरेशन डेवलप हो जाता है। तो हम कहते हैं कि इस नेट फोर्स की जगह पर आप लिख सकते हैं m में इक्वल्स टू, इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा t माइनस डब्ल्यू। अब स्टूडेंट जब लिफ्ट रेस्ट पर होगी या आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा तो हम कह रह सकते हैं, जो हमने यहां पर लिख भी दी है बात, कि उस वक्त उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। और अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो t माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। और स्टूडेंट अगर t माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा तो हम कह सकते हैं t इक्वल्स टू डब्ल्यू। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली है कि जो w है, ये देखें, जिसको हमने कहा था ये उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाली ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द प्लैनेट है, तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये जो वेट है W, ये दर हकीकत उसका रियल वेट है, और जितनी उस स्ट्रिंग में टेंशन है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में, जो उसके नीचे जाने की तरफ रोक रही होती है, तो हम ये कहते हैं वो उसका बेसिकली क्या है, अपीरेंट वेट है। अब स्टूडेंट इस बात को मैं मजीद आसान करने वाला हूं आप लोगों के लिए। हम देखते हैं कि रियल और अपीरेंट में दर हकीकत डिफरेंस क्या है। मैं इसी डिफरेंस को खत्म करने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप कहते हैं कि सपोज आप एक वेट मशीन के ऊपर किसी भी चीज को, जैसे हम घरों के अंदर एक वेट बैलेंस यूज करते हैं, ऊपर उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं और हमारा जितना भी मैस उस ऑब्जेक्ट पर हमारे वेट मशीन के ऊपर जो हम एग्जर्ट कर रहे हैं, और ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द प्लैनेट mg जिसे हम कहते हैं, ये एक फोर्स लगाते हैं उस वेट मशीन पर, और उसके अंदर भी स्प्रिंग्स ही होते हैं। तो वो उसे कंप्रेस करेंगे, जाहिर सी बात है उसकी नीडल जो होगी वो घूमेगी और हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास उसकी रोटेशन से उसका स्केल जो बना, हमें पता चल जाएगा कि हम दरअसल उस पर कितने न्यूटन की फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। इसी तरह से अब आप इमेजिन करें कि आपने किसी एक वेट बैलेंस के ऊपर कोई एक पत्थर रखा, उस पत्थर का एक जो मास m है और g जो उस पर लगने वाली ग्रेविटेशनल पुल है, mg ने डिफाइन किया कि उस पर कितनी फोर्स जो है उस वेट बैलेंस पर लगेगी, तो उसका रिजल्ट आ गया स्केल से। अब आप सपोज करें कि मैं उसी पत्थर को बैलेंस के ऊपर डायरेक्ट रखने की बजाय मैं उसे किसी रस्सी से बांध देता हूं और उस रस्सी को नीचे की तरफ लेकर आता हूं, और मैं वेट बैलेंस के ऊपर उसे टच नहीं होने देता, सिर्फ उसके करीब ले आता हूं, जिससे बाहर हमें ये लगेगा कि हमने इसको ऊपर रखा हुआ है। तो क्या मुझे ये बात बताएं कि अब वेट बैलेंस पर लगी हुई नीडल जो होगी वो उतनी ही रीडिंग शो करेगी? वो उतनी रीडिंग शो नहीं करेगी। हालांकि हम कह तो रहे हैं कि हमारे पास उसका एक वेट है, लेकिन उसका जो रियल वेट है, लेकिन मशीन या स्केल की रीडिंग हमें वो वैल्यू बता नहीं रही। हालांकि उसका रियल वेट कुछ और है, और अपीरेंट वेट जो उस सिचुएशन में हमें नजर आ रहा है वो कंपैरेटिवली हम कहते हैं कम होता है किस सिचुएशन से, जब वो डायरेक्ट उसके ऊपर रखा जाता था। इसी बात को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट केस में। जब हम नेक्स्ट केस देखते हैं वो क्या है, अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं कि अगर यही लिफ्ट जो हमने यहां पर बनाई हुई है ये अपवर्ड मूव करे। स्टूडेंट आपका इत्तेफाक हुआ होगा कभी, अगर आप लिफ्ट में खड़े हैं तो आप लिफ्ट के फ्लोर पर एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एग्जर्ट कर रहे होते हैं, जो असल पे आपका रियल वेट होता है, जो mg के बराबर है।
स्टूडेंट आप खुद इमेजिन करें कि जब कभी भी लिफ्ट अपवर्ड मूव करती है तो आप पर एक जर्क लगता है, और जैसे ही आप पर एक जर्क लगता है तो चूंकि आपका जो रियल वेट होता है, जो फोर्स होती है, वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रही होती है। अगर किसी स्प्रिंग बैलेंस पर या किसी वेट मशीन पर कोई चीज नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रही थी, तो जब ऊपर की तरफ कोई फोर्स लगती है तो हम उसको, उसका जो इनर्शिया होगा उस ऑब्जेक्ट का, वो क्या काम करता है, वो उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, और उसके रेजिस्ट करने की कोशिश के चक्कर में वो पहले की निस्बत ज्यादा एक फोर्स लगाता है, और रिजल्ट क्या होगा कि वेट मशीन हमारे पास जो पहले से ज्यादा रीडिंग शो कर देती है, हालांकि आपका या उस ऑब्जेक्ट का जो रियल वेट होता है वो कुछ और था, लेकिन वेट मशीन हमें जो रीडिंग दे रही है वो पहले की निस्बत ज्यादा हो चुकी है। ये क्या बात हुई? इस चीज को हम देखें कि हमारे पास जब यही लिफ्ट अपवर्ड जाएगी तो इस रस्सी में जो टेंशन होगी वो इसके रियल वेट से ज्यादा है, और अगर टेंशन इसके रियल वेट से ज्यादा हो जाती है तो हम देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। अभी हमने पढ़ा कि नेट फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पर लगती है वो किसके इक्वल होती है? जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन सब का सम, जिसको मैंने यहां पर भी बताया कि उस पर लगने वाली दो फोर्सेस हैं, टेंशन और वेट, और इनका सम। फिर मैंने आपको ये बात भी बताई कि अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करूं तो टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है तो नेगेटिव। तो मैं इसी सिचुएशन को लिख सकता हूं T माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू नेट फोर्स F इक्वल्स टू MA। अब स्टूडेंट चूंकि लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रही है, और जब वो मूव ऊपर की तरफ करेगी तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी ना, और अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो उसमें कोई ना कोई तो एक्सेलरेशन होगा, और इस वक्त हम ये कहेंगे कि वो एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम बन चुका होगा, और इस एक्सेलरेटिंग फ्रेम में उसके जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी जिसको हमने MA लिखा है। अब स्टूडेंट देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, चूंकि वो जो लिफ्ट है वो अपवर्ड जा रही है तो इस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो भी तो अपवर्ड नहीं होगी। अगर हम इस अपवर्ड डायरेक्शन की वजह से इसे भी पॉजिटिव मान लें तो यही हमारे पास अगर रिजल्ट देखें तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये माइनस डब्ल्यू इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूं MA और माइनस डब्ल्यू इधर आके प्लस डब्ल्यू हो जाएगा, और ये हो जाएगी टेंशन। अब इस केस में टेंशन जो उस रस्सी में है, जो तनाव है, वो रियल वेट से W से ज्यादा हो चुका है। W से ज्यादा क्यों हो चुका? पहले केस में हमने क्या पढ़ा था, टेंशन T इक्वल्स टू W, रियल वेट और अपेरेंट वेट एक दूसरे के बराबर थे, क्योंकि उस वक्त ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पर था या लिफ्ट रेस्ट पर थी। जब वो मूव नहीं कर रहा होता तो हम कहते हैं, जब उसमें एक्सेलरेशन नहीं होता, जीरो के इक्वल होता है, तो टेंशन और रियल वेट जिसको हम कहते हैं वो बराबर होते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में जो आपका रियल वेट है और जो टेंशन है ये एक बराबर नहीं है, हमारे सामने है सिचुएशन। इस केस को अगर हम देखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं T इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस एम। अगर मैं W की जगह पर लिख दूं mg प्लस ma, और इन दोनों में m अगर कॉमन आ जाए तो g प्लस a आ जाएगा। देखिए g की वैल्यू तो हमें पता है 9.8 है। यूजुअली हम किसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सम टाइम उसे 10 भी कंसीडर कर लेते हैं। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए बात जो समझाने के लिए करना चाह रहा हूं। अगर मैं इस जगह पर ये कंसीडर कर लूं कि वो g हमारे पास, बल्कि मैं आप लोगों को ये रिजल्ट बाद में बताता हूं, मैं नेक्स्ट केस डिस्कस कर लूं उसके बाद इसी सिचुएशन को बताता हूं, ये एग्जांपल देता हूं। हमारे पास नेक्स्ट केस क्या है? नेक्स्ट केस ये है केस नंबर 3, जिसमें हम ये कहते हैं कि हमारे पास यही लिफ्ट जो है, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउन, जब यही लिफ्ट नीचे की तरफ आएगी तो क्या होगा? जब ये लिफ्ट नीचे की तरफ आएगी, जब भी कोई चीज नीचे की तरफ आती है तो बस वो सेकंड सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि वो इंसान थोड़ा सा इस तरह से बेंड हुआ हुआ है। जब आप एक लिफ्ट में खड़े होते हैं तो जब वो लिफ्ट अचानक से नीचे की तरफ मूव करेगी तो आप पर एक जर्क लगेगा। हमारा इनर्शिया, अगर हम अपनी बॉडी के मास के लिहाज से देखें, हमारा जो इनर्शिया है वो हमारे मास के लिहाज से था। अब ये इनर्शिया अपोज करता है उस चेंज को जो स्टेट हमारी चेंज होने की वजह से होती है। हमारा इनर्शिया करेगा उस चेंज को अपोज करने की कोशिश कैसे करता है? हम थोड़ा सा इस तरह से अपने आप को बैलेंस करने के लिए इस तरह से करते हैं, ऊपर की तरफ उठते हैं, तो हमारे स्प्रिंग बैलेंस की जो लगने वाली उस पर फोर्स है, जो टेंशन है, वो पहले की निस्बत कम हो जाएगी और हम
उस वक्त वेट जो होगा वो चेंज हो जाएगा, और बज़ाहिर हमें अब जो वेट नजर आ रहा होगा ये पहले की निस्बत कम हो जाएगा। देखिएगा इसी केस को जो मैंने यहां पर लिखा है एग्जैक्टली इसी तरह से लिखूंगा। अगर मैं कहूं कि नेट लगने वाली जो फोर्स है वो टेंशन और वेट का ही सम है, तो टेंशन चूंकि अपवर्ड है तो पॉजिटिव, वेट चूंकि डाउन है तो नेगेटिव। नेट की जगह पर एम ए टी माइनस डब्ल्यू। अब आपका जो लिफ्ट है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? डाउन डायरेक्शन में, ये मैंने लिखा। और मैंने यहाँ पे बताया कि डाउनवर्ड को मैंने नेगेटिव कंसीडर किया है, तो उस वक्त उसका जो एक्सेलरेशन होगा स्टूडेंट वो भी नेगेटिव नहीं होगा। और अगर ये नेगेटिव होगा तो ये माइनस डब्ल्यू जब इधर आएगा तो प्लस डब्ल्यू बन जाएगा, माइनस एम ए इक्वल्स टू टेंशन। इस केस में जो टेंशन है उसको मैं अगर लिखूं W माइनस एम ए, आप समझिएगा स्टूडेंट, और W की जगह पर मैं लिख दूं एम जी माइनस एम ए, तो यहां पर मेरा रिजल्ट जो क्या आएगा, M अगर कॉमन ले लूं तो G माइनस ए, और पिछले केस में रिजल्ट क्या था? G प्लस ए। स्टूडेंट यहां पे मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं, T इक्वल्स टू एम जी माइनस ए। स्टूडेंट पहले केस में T इक्वल्स टू W था, T इक्वल्स टू, वो मैं इन दोनों के दरमियान में लिख देता हूं, T इक्वल्स टू W विच इज इक्वल्स टू mg। स्टूडेंट अगर मैं कहूं किसी एक ऑब्जेक्ट का मास m है और उसके एक्सेलरेशन g की जो वैल्यू है, सपोज करें कि अगर मैं ये कहूं कि g की वैल्यू है 10, आसानी के लिए, सिचुएशन को आसान बनाने के लिए, तो मैं कहूंगा यहां पर जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा? T इक्वल्स टू W इक्वल्स टू g की जगह पे 10, तो ये 10m आ जाएगा। यहां पर देखिएगा m वही है, g की जगह पर अगर मैं 10 लिख दूं और जिस एक्सेलरेशन से वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है लिफ्ट, अगर मैं इमेजिन करें कि सिर्फ ये कहूं कि वो 1 है, तो यहां पर a की जगह पर 1 आ जाएगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 10 प्लस 1 11m हो जाएगा। तो पहले टेंशन किसके इक्वल थी? 10m के, अब कितने हो गई? 11m। बढ़ गई या नहीं बढ़ गई? यानी कि अपेरेंट वेट पहले के मुकाबले में, हमने जो कहा स्केल की जो रीडिंग है वो पहले के मुकाबले में बढ़ गई, यानी कि अपेरेंट वेट अब हमारा जो है वो कौन डिफाइन कर रहा है? वो टेंशन डिफाइन करे। स्टूडेंट यही केस हम अगर इधर लिखें m, g की जगह पे 10 और a की जगह पर मैं वही वैल्यू लिखूं कि मैंने अगर ये कहा कि a जो उस लिफ्ट का एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ वो अगर 1 है, और हमारा जो रिजल्ट है यहां पर अगर मैं 1 लिखूं तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा? 9m नहीं आ जाएगा स्टूडेंट्स? तो हमने ये तीनों रिजल्ट हमारे सामने है। रियल वेट 10m, स्केल की रीडिंग कब? जब लिफ्ट अपवर्ड गई और डाउनवर्ड गई। जब लिफ्ट अपवर्ड गई तो स्केल की रीडिंग 11m आई, जो इससे ज्यादा है, यानी कि उसके ऊपर की तरफ जाने से स्केल की रीडिंग पहले की निस्बत बढ़ गई। तो जब हम किसी चीज को ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो जिस सिस्टम का हिस्सा है उसमें चूंकि एक एक्सेलरेशन पैदा हो गया, वो एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, तो अब टेंशन पहले की निस्बत ज्यादा हो जाएगी, तो ये टेंशन उसका अपेरेंट वेट हो जाएगा स्टूडेंट्स। और यहां पर 9m पहले के मुकाबले में कम हो गया। स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो इसी से रेलिवेंट है कि एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली, जब एक ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करता है तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है? जब एक ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करता है स्टूडेंट देखें तो आप खुद देखें कि उसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो g के बराबर नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी चीज को आप फ्रीली फॉल करवा देते हैं तो उसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो g के बराबर होगा, और चूंकि वो नीचे की तरफ आ रहा है तो केस तो यही लगेगा, t इक्वल्स टू एम जी माइनस ए। तो इस सिचुएशन में देखिएगा t इक्वल्स टू एम जी माइनस ए, और अगर मैं a की जगह पर भी g लिख दूं, a की जगह पर भी g लिख दूं, क्योंकि अब उसका एक्सेलरेशन 1 नहीं है जैसे पहले था, अब उसका एक्सेलरेशन 1 की बजाय g के बराबर है। क्यों? क्योंकि वो फ्रीली फॉल कर रहा है। तो हमारे पास g माइनस जी कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्ट क्या आ जाएगा? उस वक्त उसमें टेंशन होगी 0। तो साबित क्या हुआ? जब एक चीज फ्रीली फॉल करती है, मिसाल के तौर पर आपने रस्सी के साथ पत्थर बांधा हुआ था, आपने इस तरह से उसे पकड़ के रखा हुआ है, उस रस्सी में एक टेंशन होगी, आज जैसे ही आप उस रस्सी को छोड़ेंगे वो नीचे की तरफ जाएगा, तो क्या रस्सी में टेंशन वही रहेगी जो पहले थी? नहीं, बल्कि वो ढीली ढाली हो जाएगी, जो इस बात की इंडिकेशन है कि उस वक्त उसमें टेंशन क्या हो चुकी होगी? 0।
तो अपेरेंट वेट हमारे पास जब कोई चीज फ्रीली फॉल कर रही होती है तो जीरो शो होती है। स्टूडेंट, आई होप कि आपको इस लेक्चर की बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। हम इसके साथ एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वैसे वो साथ में डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास वो है जी ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्योंकि हम इस रिजल्ट में ऑर्बिटल वेलोसिटी को भी साथ डिस्कस करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे करते हैं। स्टूडेंट, ऑर्बिटल वेलोसिटी हम साथ में इसके डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी हम ये कहते हैं कि जब कभी भी कोई चीज जमीन के गिर्द घूमती है, जैसे हम कहते हैं कि जो सैटेलाइट्स हैं वो जमीन के गिर्द घूमते हैं, तो हमारी बुक पर उसने क्लियर कट ये बात लिखी हुई है कि वो जो सैटेलाइट्स हैं वो जमीन के गिर्द नियरली सर्कुलर पाथ पर घूम रहे होते हैं। और इसी तरह से हम ये कहते हैं कि हमारे पास जमीन अगर सन के गिर्द रिवॉल्व करती है तो वो भी एक सर्कुलर पाथ है, नियरली इक्वल्स हम कहते हैं वो सर्कुलर पाथ। तो हम ये कहते हैं कि अगर कभी मिसाल के तौर पर हम ये कहें कि ये हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ में कोई भी एक सैटेलाइट जो कि जमीन के गिर्द घूम रहा है, ये हम कह लेते हैं कि अर्थ है, समझने के लिए कि हमारे पास ये जो अर्थ है और अर्थ के सेंटर से जो फासला है वो आर है, और हम कहते हैं कि इस अर्थ का जो मास है वो है कैपिटल एम, और यहां पर इसके गिर्द कोई भी एक सैटेलाइट या कोई ऑब्जेक्ट जो है वो घूम रहा है इस ऑर्बिट के अंदर, तो वो रिवॉल्व कर रहा है, हम कहते हैं उसका मास ms है। और उस ऑब्जेक्ट या उस ऑर्बिट तक की अर्थ की सरफेस से जो हमारे पास हाइट है वो h है, और उस ऑर्बिट का जो रेडियस है वो स्मॉल r है। स्मॉल r जो है हमारे पास किसके इक्वल है, कैपिटल R प्लस h। कैपिटल R जो है वो रेडियस ऑफ द अर्थ, और कैपिटल जो h है वो अर्थ की सरफेस से उस सर्कुलर ट्रैक की जो फासला जिसको हम हाइट कह रहे हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट जमीन के गिर्द घूम रहा है ये सैटेलाइट, तो हम ये कहते हैं कि इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पर टेंजेंट होगी, क्योंकि कभी भी कोई ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ पर घूमता है तो उसकी वेलोसिटी हमेशा उस पर टेंजेंट होती है। और कौन सी एक फोर्स है जो उसको सेंटर की तरफ एक्ट करती है, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हम पढ़ चुके हैं, जब भी कोई चीज सर्कल में घूमती है तो दरअसल हम कहते हैं कि उस पर एक फोर्स लगती है जो इसे सर्कल के सेंटर की तरफ खींच के रखती है और उसे सर्कुलर ट्रैक से बाहर जाने नहीं देती, वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब स्टूडेंट देखें, हमारे पास इस ऑब्जेक्ट स्मॉल m जिसका मास है और कैपिटल अर्थ का जो मास है, इनके दरमियान में एक ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स हम कहते हैं Fg किसके इक्वल होती है, G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो इनके दरमियान एक्ट करती है। हम ये कहते हैं कि ये स्मॉल m जो है ये मास ऑफ द सैटेलाइट है, कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ है। और जब ये चीज सर्कल में घूम रही होगी तो हम ये बात पहले भी पढ़ चुके हैं कि उस वक्त उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है, और वो किसके इक्वल होती है, mv स्क्वायर ओवर r, जिसमें अगेन ये क्या है, मास ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स दर हकीकत बेसिकली प्रोवाइड की जाती है उस ऑब्जेक्ट को किसी भी सिचुएशन में। लाइक अगर अर्थ इस सैटेलाइट को अपनी तरफ खींच कर रखती है तो वो दरअसल सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है, ग्रेविटी प्रोवाइड कर रही है। इसी तरह से जब किसी पत्थर को हम कहते हैं कि हम किसी रस्सी के साथ बांध कर घुमाते हैं तो जो उस रस्सी में टेंशन होती है वो प्रोवाइड करती है उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स। इसलिए हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स बजाहिर किसी ना किसी एक फैक्टर के जरिए से प्रोवाइड की जा रही होती है। तो इस सिचुएशन में जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड की जा रही है इस सैटेलाइट को, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इसलिए वो बुक में लिखता है कि Fg इज इक्वल टू Fc। और अगर हम यहां पर इसकी वैल्यू लिख दें, Fg की जगह पर उसकी वैल्यू और Fc की जगह पर उसकी वैल्यू, तो हमारे पास रिजल्ट बहुत क्लियर सामने आ जाएगा। हमारे ये ms मास ऑफ द सैटेलाइट ये कैंसल आउट हो जाएंगे, एक r से कैंसिल हो जाएगा, और हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू gm ओवर r। और अगर हम इस इक्वेशन की दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लें तो हमारा रिजल्ट स्टूडेंट क्या हो जाएगा, gm ओवर r अंडर रूट। तो ये जो वेलोसिटी है ये इस सैटेलाइट को
इस ऑर्बिट में घूमने के लिए चाहिए, ताकि वो इस ऑर्बिट में घूमता रहे और जमीन की तरफ ना गिरे, या अट्रैक्ट होने की वजह से जमीन पर ना गिर जाए, बल्कि इसी ऑर्बिट में घूमता रहे। तो उस वेलोसिटी को हम कहते हैं कि वो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है। तो अगर आप यहां से सिचुएशन में देखें तो ऑर्बिटल वेलोसिटी किस पर डिपेंड करेगी? मास ऑफ द प्लैनेट पर, जो प्रोवाइड करती है आपको ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑफ द प्लैनेट, और उस ऑब्जेक्ट का जो फासला होता है, या उस सर्कुलर ट्रैक का जो फासला होता है सेंटर ऑफ द अर्थ से, जिसको हम कहते हैं स्मॉल आर। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको इस टॉपिक में तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ आ चुके होंगे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।